नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्फा 6 के लिए गैमोव सिद्धांत क्या होता है। वो अपना लास्ट टॉपिक था उस यूनिट का। वो यूनिट अपनी खत्म हो गई। अब अपने पास देखो दूसरी जो आधी बची यूनिट थी अपने पास, जिसमें 2 या 3 टॉपिक अपने बचे हुए थे, 4 या 5 होंगे, ज़्यादा होंगे तो ठीक है। हम उस यूनिट की शुरुआत करते हैं। बेटा इस यूनिट में हमने देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा था लास्ट क्लास में। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में हमने ब्रेन ब्रिंज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा था और दूसरा द्विफोकसी पढ़ा था। 2 पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि, कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि होती क्या। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि। और बेटा देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की जो द्विक विधि है वो होती क्या है, इसको समझ लो। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान स्पेक्ट्रम के लिए, अगर बात करें या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए बात करें, तो बेटा जो ऊर्जा ई होती है वो कैसी होती है, नियत होती है। और उसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र माना यहाँ पर 2 है, B1 और B2, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे होते हैं, नियत होते हैं। यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में ऊर्जा नियत होती है और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होता है, नियत होता है। और जब ये सारे नियत होते हैं तो मतलब यहाँ पर 2 परमाणुओं की बात करते हैं। 2 परमाणुओं के लिए ऊर्जा भी कैसी है, नियत है। और 2 परमाणुओं के लिए पहले का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, नियत है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के लिए m में Ne का जो मान है बेटा, ये अगर समान होगा, ये मान कैसा होगा, समान हो, तो उन आयनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इन परमाणुओं को अलग अलग भागों में हम क्या कर सकते हैं, पृथक पृथक कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और यही होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि। कि अगर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में एक अपने पास 2 परमाणु हैं, उन परमाणुओं की ऊर्जा अगर कैसी है, नियत है, उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कैसा है, नियत है, और उनके लिए m में Ne का जो अनुपात है वो भी कैसा है, समान है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको कैसा कर सकते हैं, पृथक पृथक कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। मतलब उनको हम क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कहलाएगा बेटा, आप उनको विभेदित करना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि कहलाती। अगर देखो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ बेटा, अपने पास माने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अपने पास क्या एक परमाणु है या एक आयन बोल दो, N214 प्लस आयन होगा क्योंकि ऊपर प्लस लगा हुआ है। इसी प्रकार से एक दूसरा आयन अपने पास है, वो है C12O16 प्लस। हो गया बेटा। इस आयन की बात करते, इन आयनों के लिए देखो जो m में Ne की बात करते हैं, m में Ne क्या होगा अपने पास, तो देखो एक परमाणु है, मतलब ये हो गया इंटू Ne, मतलब 2 है, एक का द्रव्यमान संख्या 14 है, तो 2 की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 28। मतलब इस यहाँ से जो मान आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इस तरफ देखो 12 और 16 कितने हो गए, 28 हो गए। मतलब दोनों के लिए m में Ne है, इसका मान कितना है, बराबर है, और वो कितना है, 28। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पृथक पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो बेटा जब अलग अलग कैसे होगा, यहाँ से इनका मान अलग अलग कैसे होगा, तो इनका मान अलग अलग कैसे होगा, इसके लिए हम इस दोनों जुड़े हुए हैं, इनको कहाँ पर लेकर जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेकर जाते हैं। कहाँ पर लेकर जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर लेकर जाते हैं। जब इनको फोटोग्राफिक प्लेट पर ले जाया जाता है तो बेटा ये दोनों आयन अलग अलग जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और कैसे अलग अलग होते हैं, देखो इसको समझो कि भाई माना पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले कैसे था, इस कि माना अपने पास ये किस हिसाब से दे बेटा, ये हो गया एक आयन और ये हो गया दूसरा आयन। यहाँ पर था N214 प्लस और यहाँ पर कौन सा था, ये था C12O16 प्लस, दोनों अलग अलग। अब इनको जब फोटोग्राफिक प्लेट पर लेकर जाया जाएगा तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो क्रिया कहलाती है इनको अलग अलग करने की बेटा, ये यहाँ से हमें स्पेक्ट्रम की 2 रेखाएं प्राप्त होती है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में, और इन्हें क्या कहते हैं, द्विक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, द्विक रेखा कहते हैं। अगर बात करें देखो इसके लिए क्या हमें प्राप्त होगी, एक रेखा ये हो गई N214 प्लस, इसको अलग कर दिया, और दूसरा क्या आएगा C12O16 प्लस।
ये भी कैसी हो गई, अलग हो गई। मतलब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि में आप एक परमाणु को अगर मान लो उनके लिए अपने पास ऊर्जा नियत है, चुंबकीय क्षेत्र नियत है और m/n में Na का मान समान है, तो ऐसी स्थिति में आप उनको कैसा कर सकते हो बेटा, अलग अलग कर सकते हो। जैसे माना अपने पास और एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल और क्या होंगे, तो जो इनके एग्जाम्पल है अपने पास होगा H2 प्लस, ठीक है, और H2 प्लस। देखो बेटा यहां पर क्या आएगा, 2 है, m/n में Na का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी कितना है, m/n में Na का मान कितना है बेटा, 2 है। मतलब दोनों के समान है, मतलब इनको कैसा किया जा सकता है, पृथक कर सकते हैं हम, अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम अपने पास, देखो एक है O2 16 प्लस, हो गया, और इसके साथ दूसरा क्या है S32 प्लस। तो यहाँ पर देखो m/n में Na का यहाँ पे मान कितना है, 16 दूनी 32, 2 के लिए हो गया, और यहाँ पर भी कितना है बेटा 32 है। मतलब दोनों के लिए m/n में Na का मान कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। मतलब हम दोनों आयनों को अलग अलग रूप से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, मतलब विभेदित कर सकते हैं, और यही बेटा क्या कहलाती है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि कहलाती है। बेटा जो इसके बाद अपना अगला टॉपिक है वो है होफस्टेडर प्रयोग। क्या है अपना अगला टॉपिक है, वो है होफस्टेडर प्रयोग। अब समझो, देखो होफस्टेडर प्रयोग में होता क्या है। हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि होफस्टेडर प्रयोग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्वरित से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्वरित्र होता है अपने पास। इलेक्ट्रॉन त्वरित्र का मतलब क्या है कि जहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, मतलब गति दी जाती है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर एक अपने पास ये इलेक्ट्रॉन त्वरित्र है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन त्वरित्र के इस वाले सिरे पर यहाँ पर अवरोधक लगे हुए हैं, और ये अवरोधक कौन से हैं अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन अवरोधक है। मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर आ रहा है अपने, लेकिन इससे आगे वो नहीं जाएगा। यहाँ पर बेटा एक रास्ता होता है इस प्रकार से, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस जगह से निकलेगा, यहाँ से आ गया। यहाँ से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर चुंबकीय विक्षेपक लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, एक चुंबकीय विक्षेपक लगा होता है। यह है चुंबकीय विक्षेपक। ये चुंबकीय विक्षेपक क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको विक्षेपित कर देता है। ये यहां से विक्षेपित होने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने लगता है, हो गया। ये प्रक्षेपित विक्षेपित इलेक्ट्रॉन जो है ये बेटा कहां पर पहुंचता है, प्रकीर्णन कक्ष में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, ये प्रकीर्णन कक्ष में पहुंचता है। और इस प्रकीर्णन कक्ष में इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन होता है। और माना वो प्रकीर्णन कितने कोण पर हुआ है, थीटा कोण पर इसका क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया। प्रकीर्णन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन अपना है वो कहां पर पहुंच जाता है बेटा, वो पहुंचता है चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में। चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में, और इस चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात कर लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात कर ली जाती है, तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रकीर्णन होता कैसे, तो बेटा इसका प्रकीर्णन एक सोने की पत्ती के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन सोने की पत्ती के द्वारा या सोने की पन्नी के द्वारा बोलते हैं, ठीक। सोने की पन्नी के द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है बेटा। यही था होफस्टेडर प्रयोग। कि क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन त्वरित्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या की जाती है, 200 से 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। किसकी सहायता से, इस इलेक्ट्रॉन त्वरित्र की सहायता से इतनी ऊर्जा दी जाती है। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, चुंबकीय विक्षेपक से हम क्या करते हैं, विक्षेपित करते हैं। कर दिया, चुंबकीय विक्षेपक से विक्षेपित, ठीक है। विक्षेपित कर कर इन्हें कहां पर भेजा जाता है, प्रकीर्णन कक्ष में। ये आ गए कहां पर, प्रकीर्णन कक्ष में। और बेटा प्रकीर्णन कक्ष में सोने की पन्नी होती है, उस सोने की पन्नी के नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, थीटा कोण पर प्रकीर्णित किया जाता है। कितने कोण पर प्रकीर्णित कर दिया हमने, थीटा कोण पर प्रकीर्णित किया जाता है। और ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचता है, चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंचता है। इस जगह पर आ गया। जब ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में पहुंचता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात कर लेते हैं हम, संवेग और तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा संवेग तो सीधा निकल जाएगा, अब तीव्रता यहां से कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से तीव्रता निकाली कैसे जाती है। जब हम बात करेंगे चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर, तो इस चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में इस प्रकीर्णन कोण के मान को बदल बदल कर,
मतलब कभी थीटा पर, कभी मतलब विभिन्न कोण पर इसको घुमाकर हम इलेक्ट्रॉन जो पुंज हमें प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा में जो इलेक्ट्रॉन की रेखा आ रही है उसको क्या करते हैं, उसकी तीव्रता यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। बेटा अगर इस प्रयोग में देखो जो सबसे मेन मान अपने पास निकल कर आया वो क्या था, इस प्रयोग में नाभिक के अनुप्रस्थ काट, अपने पास नाभिक कौन सा है, सोने की पन्नी है, ठीक है। तो नाभिक के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, और बेटा नाभिक के अनुप्रस्थ काट को यहां पर दर्शाया जाता है किससे, सिग्मा से, ठीक है। नाभिक के अनुप्रस्थ काट और इस सोने की पन्नी की नाभिक की होगी अनुप्रस्थ काट। इसके अलावा प्रकीर्णन कोण, क्योंकि प्रकीर्णन कहां से हुआ, सोने की पन्नी से हुआ, तो प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य एक संबंध प्राप्त होता है इस प्रयोग से। और बेटा वो संबंध अपने पास क्या होता है कि सिग्मा जो होता है वो समानुपाती होता है 1/sin4 थीटा बाई 2। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, नाभिक के अनुप्रस्थ काट सिग्मा जो होती है उसका मान प्रकीर्णन कोण के आधे का चतुर्थ, इस पर ना प्रकीर्णन कोण के आधे की ज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब साइन थीटा होता है, इसकी चतुर्थ घात 4 होगी और आधा, और इसका कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। बेटा इस प्रयोग से देखो हम इसके अलावा एक मान और प्राप्त हुआ था, इस प्रयोग से नाभिकीय आवेश घनत्व हमें प्राप्त हुआ था, और नाभिकीय आवेश घनत्व जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ इस प्रयोग से, नाभिकीय आवेश घनत्व, और जो नाभिकीय आवेश घनत्व यहां से हमें प्राप्त हुआ था वो कितना था बेटा, वो था रो आर बराबर रो0 अपोन में 1 प्लस में e की पावर r माइनस r0 अपोन में a। ये हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ पर नाभिकीय आवेश घनत्व का मान प्राप्त हुआ था। इस नाभिकीय आवेश घनत्व के लिए क्या है, रो आर बराबर रो0 अपोन में 1 प्लस e की पावर r माइनस r0 अपोन में, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो r0 हमें प्राप्त हुआ है और a दोनों कैसे हैं बेटा, नियतांक है, मतलब r0 का मान भी नियत है और a का मान भी कैसा है, नियत है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, और कंडीशन क्या है कि बेटा जो r है इसका मान किसके बराबर हो गया, r0 के बराबर हो गया। r जो है वो किसके बराबर हुआ, r0 के बराबर हुआ। तो ऐसी स्थिति में यहां से जो हमें मान प्राप्त होगा, देखो r का मान तो r0 के बराबर हो गया, और आगे का जो मान हमें यहां से प्राप्त होगा वो मान क्या आएगा, देखो ये अपोन में a दोनों के साथ था बेटा। तो यहां से कंडीशन रखोगे तो मान क्या आएगा बेटा, ये आया रो r बराबर रो0 अपोन में 1 प्लस में e की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और e की पावर 0 का मान कितना होता है बेटा 1, तो 1 प्लस में 1 यानी कि आ गया रो0 बटा में 2। कितना आ गया बेटा इसका मान यहाँ से, तो ये मान अपने पास आ गया रो0 बटा में 2 आ गया, और ये किसके बराबर है, रो r के बराबर, इस कंडीशन में आ गया। अब देखो हम जब रो r मतलब नाभिकीय आवेश घनत्व और r मतलब दूरी, इसके बीच ग्राफ खींचते तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है। तो बेटा हमने जो ग्राफ खींचा वो ग्राफ किस किस के बीच में खींच रहे हैं, रो r, और दूसरा अपने पास क्या है का r के सापेक्ष, मतलब रो r और r के मध्य हमने क्या खींचा है, ग्राफ खींच रहे हैं। और जब हम रो और रो r के मध्य ग्राफ ना r और रो r के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो बेटा ये तो हो गया r और ये आ गया रो r। तो इसके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमें एक इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है। इस वाली स्थिति की बात करते हैं बेटा, इस वाली स्थिति यहाँ पर देखो जो मान है ये हो गया रो0 अधिकतम मान, ये हो गया रो0 बटे 2 मतलब आधा मान हो, अधिकतम मान का आधा मान। और जब ये अधिकतम मान का आधा मान होता है ऐसे में कंडीशन क्या थी, r का मान किसके बराबर था, r0 के बराबर। हमने ये कंडीशन अभी भी लगाई है। तो देखो अधिकतम मान तो यहाँ पर अपने पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था रो r बराबर रो0 अपोन में 1 प्लस में e की पावर r माइनस r0 अपोन में a। ये था मान बेटा। इस मान के लिए जो हमने निकाला है पूरे के अपोन में हो गया था अपने पास r बराबर r0 पर ये जो मान था रो r वो किसके बराबर आया था बेटा, रो0 बटा में 2 के। तो इस कंडीशन के लिए हमने ग्राफ खींच दिया। रो0 जो इसका मान है वो कैसा मान है, अधिकतम मान है किसका, नाभिकीय आवेश घनत्व का मान है। बेटा इस ग्राफ से स्पष्ट क्या होता है, देखो कि नाभिक के केंद्र पर जो आवेश घनत्व होता है वो कैसा होता है, रो0 होता है। मतलब नाभिक का केंद्र कहाँ पे होता है, 0 पर होता है, जहां पर दूरी कितनी होती है 0। तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश घनत्व कितना है, रो0 अधिकतम है, ठीक है। इसके बाद जो आगे का हमारे पास मान आएगा
दूसरी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो दूसरी कंडीशन में अपने पास क्या है, कुछ हल्के तत्व को अगर हम छोड़ दें, कुछ हल्के तत्वों को क्या कर दो, छोड़ दो, तो कुछ दूरी पर आवेश घनत्व का मान कैसा रहता है। देखो शुरुआत में ऐसी एक मान कैसा था, नियत था, यहां तक लगभग नियत आ रहा है, इसके बाद मान घटने लगता है। मतलब नाभिकीय आवेश घनत्व का मान कुछ दूरी तक तो नियत रहता है और उसके बाद इसका मान क्या होने लग जाता है बेटा, घटने लग जाता है। और एक स्थिति जब r बराबर r0 दूरी आती है, ऐसी स्थिति पर नाभिकीय आवेश घनत्व का जो मान है वो अधिकतम मान का कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर बेटा हम बात करें ओफ्स्टेटर प्रयोग से हमने निकाला क्या क्या, एक तो हमने निकाला सिग्मा जो क्या थी, नाभिकीय अनुप्रस्थ काट का संबंध निकाला, दूसरा निकाला रो आर, मतलब क्या निकाल दिया, नाभिकीय आवेश घनत्व का हमने यहां से क्या निकाल दिया, मान निकाल दिया। इसके बाद अब बात करते हैं देखो कि हम ओफ्स्टेटर प्रयोग जो है इससे नाभिक की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और बेटा नाभिक की त्रिज्या ओफ्स्टेटर प्रयोग से जो ज्ञात की जाती है वो कितनी आती है, r बराबर होता है अपने पास r0 a की पावर 1/3। मतलब नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या की कैसी होती है बेटा, घनमूल के बराबर होती है, घनमूल के समानुपाती होती है। तो यहां से अपने पास जो मान आएगा देखो वो क्या आएगा, यहां पर a क्या है, तो a अपने पास यहां पर क्या है, द्रव्यमान संख्या है। इसके अलावा r0 अपने पास नियतांक और बेटा इसका मान होता है 1.2 गुणा में 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि 1.2 फर्मी मीटर या 1.2 फर्मी, क्योंकि -15 का मतलब क्या होता है, फर्मी मीटर होता है। ठीक है, अब देखो नाभिक का अगर मैं घनत्व निकालूं बेटा, नाभिक का घनत्व निकालता हूं तो बेटा नाभिक के घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, नाभिक के घनत्व का फॉर्मूला होगा नाभिक का घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी कि क्या आएगा, नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन। अब देखो नाभिक के द्रव्यमान को बात करें, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, और बेटा द्रव्यमान संख्या कितनी है, a। नाभिक का आयतन क्या होगा, नाभिक वृत्ताकार होती है ना, गोलाकार होती है बेटा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r। हम जानते हैं बेटा यहां से a अपोन में क्या आएगा, जो मान आया अपने पास वो क्या आएगा, देखो रो बराबर अपने पास आया क्या, द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या होती है एक के बराबर लिख दिया, नाभिक का आकार गोलाकार था, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब रख दिया। ए अपोन में क्या आएगा देखो 4/3 पाई, r की जगह पर क्या आएगा, r0 a की पावर 1/3 की क्यूब हो गया मान। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रो बराबर a अपोन में 4/3 पाई r0 क्यूब, और ये हो जाएगा a, 3 से 3 घात कट जाएगी, a से बेटा a कैंसिल हो गया, यानी कि रो बराबर कितना आया, 3 अपोन में 4 पाई r0 क्यूब। बेटा अपने पास इनके मान है तो यहाँ पर इनके मान रखो, और देखो जब मान रखेंगे तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, हमने रखा देखो रो बराबर 3 गुणा में 4, पाई का मान कितना होता है 3.14, रो जीरो r0 का मान कितना आएगा अपने पास बताओ, तो r0 का जो मान अपने पास आता है वो कितना आता है, देखो ये लिखा हुआ है बेटा r0 का मान, तो यहां से आया 1.2 गुणा में 10 की पावर -15 की क्यूब, क्योंकि इस पर क्यूब लगी हुई। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 अपोन में ये कितना हो गया 12.56, जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, ये 12.56। आगे क्या आएगा देखो, इनटू में 1.2 की क्यूब, और इनटू में 10 की पावर -45, गुणा हो गया बेटा, गुणा 15 दूनी 30 और 15 दिया कितने हो गए 45। इसको जब बेटा आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास जो मान आता है वो आता है 2.4 गुणा में 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आता है 2.4 गुणा में 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो घनत्व का मात्रक होता है। मतलब हमने किसका मान निकाल दिया, नाभिक के घनत्व का मान निकाल दिया, और नाभिक का जो घनत्व होता है वो कितना होता है 2.4 गुणा में 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब होफस्टेटर प्रयोग जो किया था, होफस्टेटर प्रयोग में हुआ क्या था अपने पास कि इसकी सहायता से नाभिक का आमाप ज्ञात किया गया एक तरह से। मतलब होफस्टेटर प्रयोग के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया था, त्वरित कर प्रकीर्णित करवाया था, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग और क्या निकाला,
संवेग निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, और संवेग के अलावा हमने दूसरा उसका क्या निकाल दिया, तो संवेग के बाद जो हमने निकाला था वो थी इलेक्ट्रॉन की तीव्रता। हो गया। संबंध अपने पास आए थे बेटा यहां से, एक संबंध तो क्या था, जो सिग्मा अनुप्रस्थ काट का संबंध था, जो समानुपाती होती किसके, साइन 4 थीटा बाई 2, एक संबंध ये आया था। दूसरा हमने यहां से घनत्व का मान निकाला था, जो ये रहा नाभिकीय आवेश घनत्व रो जीरो का संबंध आया था। तीसरा हमने इसी प्रयोग की सहायता से नाभिक का क्या निकाल दिया, आप निकाल दिया, नाभिक की त्रिज्या भी इसी प्रयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो नाभिक की त्रिज्या निकल कर आ गई अपने पास। हो गया। नाभिक की त्रिज्या जब अपने पास है तो हम नाभिक का क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से नाभिक का क्या निकाल लिया, घनत्व निकाल लिया। बेटा ये अपना होफस्टेडर प्रयोग हो गया खत्म। अब अपने पास देखो इस पाठ में होफस्टेडर प्रयोग के बाद बचता क्या क्या है, तो होफस्टेडर प्रयोग के बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है बेटा वो आता है नाभिक का द्रव बूंद मॉडल। नाभिक के लिए कौन सा मॉडल आता है, द्रव बूंद मॉडल। बेटा देखो द्रव बूंद मॉडल जो था हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भी पढ़ा कि पहले कंपन करता है, फिर वो डंबल के आकार में आ जाता है, लास्ट में टूटकर दो भागों में पड़ जाता है। वो था नाभिकीय विखंडन का द्रव बूंद मॉडल। यहाँ पर किसका आएगा, नाभिक का द्रव बूंद मॉडल आएगा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र आएगा बेटा, ये दोनों टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो अपना सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है बेटा वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हो सके हम कल ऊर्जा भी पढ़े कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, कूलाम ऊर्जा क्या होती है, ये भी हम अगली क्लास में पढ़े। ठीक है बेटा, थैंक यू।